अब चलिए अगला हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो 6 वाला रिक्वायरमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इनिशिएशन कोडॉन। क्या हो जाएगा, इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन और बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएशन जो कोडॉन होता है, मैंने आपको बताया एयूजी ना, क्या हो जाएगा आपका एयूजी, बहुत इंपॉर्टेंट कोडॉन है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये क्या हो जाए आपका राइबोसोम, इस राइबोसोम में बहुत सारे जेनेटिक कोडॉन है, तो क्या कहीं पे भी आपका प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी? इस आपका एमआरएनए में क्या कहीं से भी प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी? नहीं। इस एमआरएनए में जहां पे आपका इनिशिएशन कोडॉन एयूजी होगा वहीं से क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। कहने का मतलब जो पहला टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो पहला टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा वो कहां पर बाइंड कराएगा, आपका एयूजी पे बाइंड कराएगा। कहां बाइंड कराएगा, आपका एयूजी पे। बाकी जो अदर आपके जो जेनेटिक कोडॉन होते हैं वहां पे वो बाइंड नहीं कराता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, आपका इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इनिशिएशन कोडॉन। अगला वाला क्या हो जाएगा, 7th वाला जो है तो क्या हो जाएगा, स्टॉप कोडॉन ना, क्या हो जाएगा आपका स्टॉप कोडॉन। अब एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये आपका जो है ना, ये जो है आपका राइबो, ये एमआरएनए है, ये से एमआरएनए पे राइबोसोम मूव कर रहा है और क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो क्या एक बार प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया है, ये प्रोटीन लगातार बनाता ही रहेगा? प्रोटीन बनाना तो कम भी खत्म भी तो करेगा ना। ये ऐसा नहीं है कि एक बार स्टॉप कर दिया तो लगातार बनाता ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन की जो बनाने की स्टार्टिंग है उसको क्या करेगा, ये खत्म भी करेगा। जब उसको ये खत्म भी करेगा तो ये कैसे खत्म होगा, जैसे यहाँ पे आपका इनिशिएशन कोडॉन है, यहाँ से प्रोटीन जो है स्टार्ट हो रही है, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे, एक स्टॉप कोडॉन। जो स्टॉप कोडॉन है, जब जैसे ही आपका राइबोसोम इस स्टॉप कोडॉन के पास पहुंचेगा वैसे क्या हो जाएगी, जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्लॉक हो जाएगी ना। तो ये क्या हुआ आपका, एक इनिशिएशन कोडॉन हो जाएगा। और स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं आपके, 3 तरीके से होते हैं, आपको बताऊंगा 3 तरीके से क्या हो जाएंगे आपके, ये स्टॉप कोडॉन हो जाते हैं। अब अगली बात जो देखिए, अगली जो बात है वो क्या हो जाएगा आपका 8 वाला। अभी बात बताओ, अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो क्या अपने आप बन जाती है, फ्री बन जाती है? अगर हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो अपने आप तो नहीं बनती है, फ्री तो नहीं बनती है। उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए ना। क्या बिना एनर्जी के सब बन जाएगी? क्या बिना एनर्जी के तो बनने वाली है नहीं। तो यहाँ पे क्या लगेगी, अगला क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी लगेगी ना। क्या लगेगी, अगला एनर्जी लगेगी ना। और एनर्जी जो मेनली लगेगी वो 2 फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड जीटीपी। क्या हो जाएगा आपका, एटीपी एंड जीटीपी। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या हो जाएगा आपका, एटीपी और जीटीपी लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, बिना एटीपी और जीटीपी के तो काम होने वाला है नहीं। तो अब अलग अलग स्टेप में आपका एटीपी लगता है और अलग अलग स्टेप में क्या लगता है, जीटीपी लगता है। और सीएसआईआर ने ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ से एटीपी लगता है और कहाँ से क्या लग जाएगा, आपका जीटीपी लग जाएगा, जो आपका ये हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट, ये तो क्या हो जाएगा हमारा 8 वाला रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ये सब रिक्वायरमेंट जो है ना आगे चल के स्टेप हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब अगले रिक्वायरमेंट क्या होगा। अब एक बात बताइए, इतनी लंबी चौड़ी हम प्रोसेस कर रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी जो प्रोसेस है क्या बिना एंजाइम के हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, इतनी जो लंबी चौड़ी प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, क्या ये बिना एंजाइम्स के हो जाएगी? आप सभी लोग जानते हैं ये बिना एंजाइम्स के नहीं होने वाली है। एंजाइम जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, आपका इस प्रोटीन की सिंथेसिस में, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम यूकैरियोट की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो एक बात, एक अच्छाई है इस प्रोटीन सिंथेसिस की, एक अच्छाई है। अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेप्लिकेशन की बात करते हैं या ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो बहुत सारी एंजाइम्स लगती हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन में 2 ही 3 एंजाइम लगती हैं, 2-3 एंजाइम लगती हैं, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं और यहाँ से लगातार आपको क्वेश्चन आते रहे। तो एक इसमें बड़ा दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, इनका हम नाम देख लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। एक एंजाइम का नाम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, और एक क्या हो जाएगा आपका, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज ना, ट्रांसफरेज। ये एक्चुअली में ये जो होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, हम लोग देखेंगे। ये इसका एक इंपॉर्टेंट काम किसी हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में। इसके 2 इंपॉर्टेंट काम हो जाएंगे। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, इसके वैसे तो कई काम होते हैं लेकिन 2 काम हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ना,
एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अभी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरा एक बात और देखेंगे हम लोग, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ना, क्या हो जाएगा आपका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ना, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखेंगे वो बात देखेंगे ना, जो प्रोसेस देखेंगे तब देखेंगे ना। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और क्या हो जाएगा आपका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और अगला जो हो जाएगा पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और जो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज है, अब सिंपल से नाम से ही पता चल रहा है कि पेप्टाइडिल मतलब पेप्टाइड को क्या करना, ट्रांसफर करना। तो जब हम लोग इलांगेशन वाली प्रोसेस देखते हैं ना, तो हम लोग इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कहाँ, इलांगेशन स्टेप में ना, कहाँ पे देखते हैं इलांगेशन स्टेप में। इलांगेशन स्टेप हम लोग देखते हैं किसके बारे में, जब हम लोग प्रोटीन या कह सकते हैं अमीनो एसिड को, एक अमीनो एसिड को जब हम लोग दूसरे अमीनो एसिड पे ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में देखते हैं ना। तो क्या हो जाएगा आपका, दो इंपॉर्टेंट एंजाइम लग जाएगा, उसके अलावा एक तो एंजाइम वो लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं उसके बारे में। लेकिन जो मेनली आपकी दो बनती है वो क्या हो जाएंगे आपका अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेस। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ से ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत बार आया हुआ है, यहाँ से आप किसी भी एग्जाम की बात करते हैं तो किसी भी एग्जाम में क्या हो जाएगा, यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आपके आते ही रहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा ना कि प्रोटीन की सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट पढ़ना ही अपने आप में बड़ी बात है। आपको ये पहले समझ में आए कि प्रोटीन को बनाने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, अगली जो बात है, एक चीज और बताइए, अगर हम लोग एंजाइम की बात करते हैं तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा सिंपल एंजाइम और दूसरा आपने पढ़ा होगा कंजुगेटेड एंजाइम। यही पढ़ा है ना, एक आपने पढ़ा होगा सिंपल एंजाइम और दूसरा आपने क्या पढ़ा होगा, कंजुगेटेड एंजाइम। तो यहाँ पे जो हो जाएगा अगला जो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर भी लगेगा ना। क्या लगेगा आपका, कोफैक्टर्स। ये जो आपके एंजाइम्स है, ये जो आपके एंजाइम्स है, ये आपकी जो एंजाइम्स है, क्या ये अपने आप काम करेंगी, ये अपने आप काम नहीं करेंगी। इसको काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कोफैक्टर्स होते हैं, ये कोफैक्टर्स भी क्या करते हैं, आपके इसमें लगेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका मेन आपके 10 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाएंगे जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। और ये जो रिक्वायरमेंट की मैंने बात किया, लगभग यही रिक्वायरमेंट आपका प्रोकैरियोट में होगा और लगभग यही रिक्वायरमेंट जो है आपका यूकैरियोट की प्रोटीन की सिंथेसिस में होगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जब इसको आपको अच्छे समझ में आ गया है तो आप सभी लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज करिए। ठीक है, उसको एक बार आप फिर से रिवाइज करेंगे तभी आपको ये तैयार होगा ना, क्योंकि पूरी प्रोटीन की सिंथेसिस में इसी का पूरा गेम है। ठीक है, जब तक आप इस मैकेनिज्म को आप नहीं समझेंगे तब तक बात आपकी बनने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं अगले वाले स्टेप में, वो बात करने चल रहे हैं प्रोटीन की सिंथेसिस की लोकेशन क्या होती है। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस की लोकेशन क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस का स्टेप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है ना। इसमें दो चीज हमें मेन बात रखना है, एक लोकेशन का और दूसरा क्या हो जाएगा आपका स्टेप का। तो जब प्रोटीन पूरा बना लेंगे तब हम लोग देखेंगे प्रोटीन की प्रॉपर्टी और उसके फंक्शन को ना। तो अभी यहाँ पे हमने प्रोटीन बनाना स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है, तो उसके प्रॉपर्टी और फंक्शन क्या देखेंगे ना। तो ये तो बात की बात ना, प्रॉपर्टी और फंक्शन को बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं किसके बारे में, लोकेशन और स्टेप के बारे में। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली बात करते हैं लोकेशन। तो पहले मैंने आपको बता दिया लोकेशन के बारे में, लोकेशन क्या होगा, राइबोसोम। सभी लोग जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की लोकेशन क्या हो जाएगी, राइबोसोम। अब राइबोसोम की हम लोगों ने बात कर रहे हैं, राइबोसोम की। तो मैंने आपसे कहा कि राइबोसोम जो होता है आपका क्या हो जाएगा, दो तरीके से हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका 70S ना, एक हो जाएगा आपका 70S और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 80S। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 70S, क्या हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा आपका 80S। अब एक बात और आपको जो देखना है, जो ये 70S होता है, अच्छा इसको CSIR ने कई बार पूछा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट डिवाइड कर देंगे ना, एक 30S और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एक 50S। इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 40S और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 60S। अब देखिए मैंने एक बात बताया था, अभी मैंने आपको एक बात ये बताया था कि जो आपकी प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन किससे बनती है, जो प्रोटीन आपकी बनती है सॉरी कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम किससे बनेगा, राइबोसोम बनेगा आपका प्रोटीन प्लस किससे बनेगा आपका, प्रोटीन और किससे हो जाएगा प्लस आपका RNA, यही बोला ना,
प्रोटीन प्लस आरआरएनए। तो ये भी वाला जो 30S और 50S बना हुआ है, ये भी तो आपका प्रोटीन प्लस आरआरएनए बना होगा। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा आपका आरआरएनए काम करेगा। तो मेन आरआरएनए की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका 16S आरआरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16S। जब भी लोग साइन डाल कर लो पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। और इसमें क्या हो जाता है आपका मेनली 23S आरआरएनए, ठीक है। 23 अब 5S और 5.8 उसको मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। सेम बात इसमें क्या हो जाता है आपका 18S हो जाता है ना। 18S आरआरएनए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपका ये वाला जो है इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है आपका 28 बोलते हैं ना, 28S आरआरएनए, ठीक है। 28S आरआरएनए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, किसी किसी बुक में 25 में दिया रहता है, ठीक है। किसी किसी बुक में 25 में दिया रहता है, लेकिन जो मेनली होता है उसे क्या बोलते हैं 28 बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा जो राइबोसोम हम क्या बोलेंगे, राइबोसोम किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस आरएनए बना होता है। और इसको हम क्या बोलेंगे, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ना। बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब एक बात देखिए यहाँ पे, अब ये जानते हैं क्या है, इसको मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपका CSIR क्वेश्चन पूछता है यहीं से ऐसे करके पूछ लेता है ना। 70S कई बार 30S नहीं पूछेगा, क्या दे देगा आपका 16S आरआरएनए पूछ लेगा। कभी कभी आपका 50S नहीं पूछेगा, 23 पूछ लेगा। तो आपको यही नहीं पता होगा 60S जो है ये आता का है, आप भूल जाओ, आपको लगेगा ये 60S कहाँ से आ गया ना। हमने 30S और 50S पढ़ा हुआ है, लेकिन ये 60S और 23S कहाँ से आ गया, या फिर 18S और आपका 28S कहाँ से आ गया। तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसका जो मेन आपका आरएनए है उसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हुआ है ना। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, लोकेशन में क्या हो जाएगा आपका राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस की जो लोकेशन होती है राइबोसोम हो जाएगी। प्रोकैरियोट में आपका ये हो जाएगा, और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। उम्मीद कर अच्छा डिटेल ये सारी चीजें जो है अभी हम लोग प्री प्रोसेस देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे ना। बट अभी यहाँ पे सिर्फ आपका एक ओवरव्यू जानना आपको बहुत जरूरी है ना। अगर ये हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, स्टेप के बारे में। अगर आप हम लोग लिखना चाहें तो लिख लें, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, लिखिए जल्दी से आप लोग। चलो ठीक है, हो गया होगा आप लोगों का, उम्मीद करता हूँ आप लोग हो गया होगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं तो दो चीज हमारा हो गया है। एक क्या हो गया आपका, एक आपका रिक्वायरमेंट, और दूसरा क्या हो गया आपका लोकेशन ना। दूसरा क्या हो गया आपका लोकेशन। अब तीसरी हम लोग बात करने चल रहे हैं, वो बात करने चल रहे हैं स्टेप के बारे में ना। प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है वो कितने स्टेप में होती है, बड़ी बात है ना। प्रोटीन की जो अच्छा जनरली आपने पढ़ा होगा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में आपने एक बात देखा होगा, क्या देखा होगा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में आपने एक बात देखा होगा, वो बात ये देखा होगा कि 3 स्टेप देखा होगा ना, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन ना। क्या देखा होगा आपने, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। ये बात आपने रेप्लिकेशन में देखा होगा, रेप्लिकेशन के आपने प्रोकैरियोट में देखा होगा, और रेप्लिकेशन के आपने यूकैरियोट में देखा होगा। और अगर हम लोग जब बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, तो ट्रांसक्रिप्शन में भी क्या होता है आपका 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम यूकैरियोट की बात कर लें। लेकिन अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस के अगर हम स्टेप की बात करते हैं तो ये 5 स्टेप में होता है ना। और ये 5 स्टेप कौन कौन से होता है, ये 5 स्टेप होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा कुछ ऐसे करके डिवाइड करते हैं ना। ये क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ना, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका इनिशिएशन, दूसरा हो जाएगा आपका इनिशिएशन, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका इलॉन्गेशन, ठीक है, इलॉन्गेशन हो जाएगा। और चौथा जो है क्या 1 2 3, अगला क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेशन ना, क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन। और एक लास्ट में और स्टेप आता है, इसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशनल है ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बाद बात करेंगे, ठीक है।
पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के स्टेप की बात करते हैं, तो चाहे हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें या फिर हम यूकैरियोट की बात करें, अगर किसी की भी बात करते हैं तो 5 स्टेप में होता है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन और क्या हो जाएगा आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ना। अगर इसके हम नंबरिंग करेंगे तो ये आपका 1, ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 5। अब देखिए जो आपका यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात जो आपको देखना है कि ये आपका एक नया स्टेप है ना ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में एक नया स्टेप है, तो देखिए नाम से पता चला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जो नेचर में क्या होता है 300 अमीनो एसिड होता है ना, यही तो मैंने बोला। नेचर में क्या होता है आपका 300 अमीनो एसिड होता है ना, अप्रॉक्स ना, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अप्रॉक्स। इसको क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड और दूसरा क्या हो जाएगा आपका नॉन स्टैंडर्ड। मैंने आपसे बोला कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर दो अमीनो एसिड दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, पहले बोला गया था 20 अमीनो एसिड होते हैं ना, पहले बोला गया था आपका 20 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन अब माना जाता है 22 होते हैं ना। तो मान लीजिए आपको जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं वो कहते होते हैं 20 या 22 होते हैं। तो बाकी अब देखिए यहाँ पे बात ये है, कह रहे हैं कि जो आपका ये 20 अमीनो एसिड है या 22 अमीनो एसिड है, जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, क्या ये हमेशा इस बात के लिए रेडी रहता है कि जब मन कहे तब आप इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस करा दो? ध्यान सुनिएगा कि ये जो आपका स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, क्या ये हमेशा इस बात के लिए रेडी रहता है कि जब मन कहे तब आप इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस करा दो? नहीं। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज हम ही आप हैं तो क्या हमेशा इस बात के लिए रेडी रहते हैं कि जब मन कहे तभी हम लोग काम करना स्टार्ट कर दें? ऐसा नहीं होता है ना। किसी भी काम करने के लिए क्या होता है, हमें मूड बनाना पड़ता है ना, हमें मूड बनाना होता है और उसको काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो जब तक हमें एनर्जी नहीं बनने मिलेगी, जब तक हमें जो है काम करने के लिए हमारा मूड नहीं बनेगा, तब तक हम किसी भी तरीके से ये वाला काम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी होता है। तो खैर नेचुरली जो होता है किसी भी चीज को काम करने के लिए वो क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए। अब मान लीजिए हार्ट की बात कर ले तो खैर वो तो जो आपका ऑटोनॉमिक है, जो अपना खुद का काम करते रहते हैं लगातार, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है ना, वो क्या होता है, ऐसा नहीं है जब मन कहे तब आप उनका काम करा दो ना। सेम बात जो है आपका ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड हमेशा इस बात के लिए रेडी नहीं रहता है कि जब मन कहे तब आप इसकी प्रोटीन की सिंथेसिस करा दो। अगर किसी भी अमीनो एसिड को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी मतलब आपका स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, किसी भी मतलब क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी अमीनो एसिड को हमें क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेडी करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसको एक्टिवेट करना होगा। जब तक उसको हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक कोई भी अमीनो एसिड आपका प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। तो अगर प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है तो किसी भी चीज को हमें क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा ना। बिना एक्टिवेट किए आपका काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो एक्टिवेट कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा देखिए आप लोग। अगर इसके हम एक्टिवेशन की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए। मान लीजिए कोई भी अमीनो एसिड हमने ले लिया है, ये क्या हो जाएगा आपका अमीनो एसिड ना, कोई भी अमीनो एसिड। अब कोई भी अमीनो एसिड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी अमीनो एसिड का यहाँ पे जो मतलब है वो किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किससे, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से ना। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना है तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए भाई। किसी भी चीज को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या दे देंगे, एटीपी दे देंगे ना। इसको आप एक्टिवेट करने के लिए क्या दे देंगे, एटीपी दे देंगे। तो ये अमीनो एसिड और क्या हो जाएगा आपका एटीपी। तो अब एटीपी अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एडीपी, एक हो जाएगा आपका एएमपी और ये क्या हो जाएगा आपका एडीपी, है कि नहीं। एएमपी मतलब क्या हो जाएगा, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, और एडीपी मतलब क्या हो जाएगा, एडेनिन डाइफॉस्फेट। 2 फास्फेट इसके पास है, 1 फास्फेट इसके पास है, दोनों को जोड़ दें क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। कुछ है नहीं इसमें। हमें क्या करना है कि ये वाला जो है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एमपी है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो एमपी है ये क्या करेगा, इस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने में काम करेगा, ठीक है। करें कि आपका ये जो एएमपी, हमने इसको ब्रेक क्यों किया है, हमने इसको ब्रेक इसलिए किया हुआ है, जो आपका ये एमपी है ये क्या करेगा, इस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने में काम करता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, और ये वाला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये अमीनो एसिड जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, अमीनो एसिड एएमपी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, चाहे इसे हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड एएमपी। मतलब कि जो अमीनो एसिड को मैंने एक्टिवेट किया हुआ है
उस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के बाद उसको क्या बोल सकते हैं, अमीनो एसिड एएमपी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एमपी लगा हुआ है, या फिर किसी को हम क्या बोल सकते हैं, आपका एक्टिवेटेड अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं ना, चाहे इसको आप एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बोल दीजिए या फिर आप क्या बोल दीजिए, अमीनो एसिड एएमपी बोल दीजिए, जो आपका मन कहे आप बोल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अमीनो एसिड एएमपी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास ये एडीपी जो है आपका, ये तो काम नहीं कर रहा है ना, जो एडीपी आपका काम नहीं कर रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका पीपीआई के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पीपीआई के फॉर्म में आपका ये रिलीज हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपका अमीनो एसिड आपका न्यूट्रल पड़ा हुआ था उसको क्या किया गया है, एटीपी दिया गया, उसको क्या कर दिया गया है, एक्टिवेट कर दिया गया है। जब इसको एक्टिवेट कर दिया गया तो क्या ये जो है अब ये वाला आपका अमीनो एसिड है, अब ये रेडी हो गया है कि आप प्रोटीन की सिंथेसिस आप इसको आसानी से करा सकते हैं। तो जब इसको आप प्रोटीन की सिंथेसिस आसानी से करा सकते हैं तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये चलो ठीक है, तो रेडी हो गया है, लेकिन है कहाँ पे, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस आपका साइटोसोल में हो रही है, कहाँ हो रही है, आपका साइटोसोल में हो रही है। और प्रोटीन कहाँ बनती है, प्रोटीन बनती है आपका राइबोसोम में। तो प्रोटीन कहाँ बनेगी, आपका राइबोसोम में, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, आपका साइटोसोल में हो रही है। तो अब देखिए क्या ये साइटोसोल से जब राइबोसोम में जाएगी तभी तो प्रोटीन बनाएगी, साइटोसोल से जब ये राइबोसोम में जाएगी तभी तो प्रोटीन बनाएगी। और हमने अभी आपको बताया कि राइबोसोम में प्रोटीन अमीनो एसिड को कौन लेके जाएगा, टीआरएनए ना। तो मैंने आपको बताया, इसके हम 2 स्टेप कर देते हैं ना। पहला क्या हो गया, आपका एक्टिवेट हो गया, दूसरा हम लोग क्या कर लेते हैं, इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को हम टीआरएनए में ट्रांसफर कर देते हैं ना, क्योंकि भाई टीआरएनए तो लेके जाएगा इसको राइबोसोम के अंदर। तो अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अमीनो एसिड, क्या हो जाएगा आपका अमीनो एसिड एएमपी, और क्या दे देंगे इसको हम टीआरएनए ना, क्या दे देंगे आपको टीआरएनए। और टीआरएनए मैंने आपको बोला टीआरएनए, ठीक है। ये जो टीआरएनए है मैंने आपको बोला लगभग कितना होता है, 30 से 32 के आसपास होता है ना, 30 से 32 के आसपास होता है। मैंने आपको बोला कि स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टाइप का जो टीआरएनए है वो काम करेगा ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए ऐसे कुछ करके बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये जो आपका अमीनो एसिड एएमपी जो एक्टिवेटेड है इसको हम कुछ ऐसे लिख देना, ऐसे करके। इसकी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, जानते हैं, ये आपका जो ये आपका 3 प्राइम OH पे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, लंबी चौड़ी प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बाद में बताऊंगा। ये ऐसे इतना आसान नहीं है कि ये जो है, अब देखिए ये यहाँ से बाइंड किया हुआ है, तो टीआरएनए और अमीनो एसिड के कुछ बॉन्डिंग पैटर्न भी तो काम किया होगा ना, जो इनके बीच बॉन्डिंग पैटर्न काम किया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो है आपका ये एंटीकोडॉन हो जाएगा ना। तो अब देखिए ये जो आपका अमीनो एसिड एएमपी है, इस पे आपके लग गया है आपका टीआरएनए, इसे अब इसको हम नाम क्या दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे आपका अमीनो एसिड, क्या दे देंगे, अमीनो एसिड टीआरएनए, क्या बोल देंगे, अमीनो एसिड टीआरएनए। ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, मतलब क्या हुआ, जो आपका अमीनो एसिड टीआरएनए पे ट्रांसफर हो गया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे था आपका अमीनो एसिड और टीआरएनए ट्रांसफर कर दिया, क्या हुआ, अमीनो एसिड टीआरएनए। और आपको अगर याद हो तो मैंने एक बात बताया था, आपको बताया था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको अभी 2 एंजाइम की नाम बात किया था, तो उसमें से एक एंजाइम का नाम बताया था आपको अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, क्या हो जाएगा आपका अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। तो जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पे यह वाली वो वाली जो एंजाइम थी वो क्या हो जाएगी, आपका यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, वाली एंजाइम यहाँ पे आपका लग जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा। इन दोनों स्टेप को कराने के लिए जो एंजाइम लगेगा वो क्या लग जाएगा आपका अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, अभी बताए थे आपको सिंथेटेज। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बताया था, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के लिए मैंने एक बात बताया था आप लोगों को। बात मैंने आपको क्या बताया था, बात मैंने आपको ये बताया था कि जो ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें प्ले करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका किसमें, कि ये जो आपका
अमीनो एसिड है, एक तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट कराएगा और दूसरा क्या काम कराएगा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम कराएगा वो काम ये कराएगा प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। कैसे कराएगा वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इतनी बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी ना। सभी लोगों को ये जो पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। तो ये तो आपका हो गया है। अभी जब हम लोग स्टेप की बात करेंगे ना, जब हम लोग स्टेप एक एक करके पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को और डिटेल में हम लोग देखेंगे ना। फिर भी आपका काम भर का यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप सभी लोगों को इतने से आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया है, एक बात और देखिए, अगला स्टेप जो आता है हमारा इनिशिएशन। क्या आता है आपका इनिशिएशन। तो जो अगला स्टेप आपका इनिशिएशन आता है ना, इनिशिएशन स्टार्ट होने से पहले एक बात आपको और करना होता है। अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पहला अमीनो एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, जो पहले अमीनो एसिड को मैंने एक्टिवेट किया है, मान लीजिए किसको एक्टिवेट किया है, मिथियोनिन को ना। इनिशिएशन कोडान जो है हमारा एयूजी है, तो एयूजी किसको कोड करता है, एयूजी जो कोड करता है वो मिथियोनिन को कोड करता है। तो जो मिथियोनिन को एयूजी कोड करता है वो उस पर क्या होता है, फार्मिल ग्रुप अटैच होता है। क्या होता है, फार्मिल ग्रुप अटैच होता है। अभी फार्मिल ग्रुप क्यों अटैच होता है इसको मैं आपको बाद बताऊंगा, ठीक है। ये फार्मिल ग्रुप जो है क्यों अटैच होता है इसको हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो फार्मिल ग्रुप अटैच होता है सिर्फ इनिशियल जो आपका इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका अमीनो एसिड टीआरएनए, उसी में आपका करेगा। बाकी किसी भी आपका जो अमीनो एसिड टीआरएनए होता है उसमें ये काम नहीं करेगा। तो जब पहला अमीनो एसिड राइबोसोम के अंदर जाएगा प्रोकैरियोट में, उसी में क्या होगा, आपका फार्मिल ग्रुप लगा होता है। फार्मिल ग्रुप क्यों लगा होता है, कैसे लगा होता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो बात करना है किसके बारे में, इनिशिएशन स्टेप के बारे में बात करना है, इलांगेशन के बारे में बात करना है, टर्मिनेशन के बारे में बात करना है। इनिशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, राइबोसोम में पहली अमीनो एसिड आके आएगी ना, राइबोसोम में पहला अमीनो एसिड आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका इनिशिएशन हो जाएगा। राइबोसोम में बहुत सारे अमीनो एसिड आकर आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इलांगेशन हो जाएगा। और जब प्रोटीन की सिंथेसिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, उस प्रोटीन को राइबोसोम से अलग होना होगा तो क्या हो जाएगा, आपका वो टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाएगी। और वो जो प्रोटीन बनी हुई है उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहाँ कराते हैं, ईआर में, गोल्जी में, माइटोकॉन्ड्रिया ईआर में, गोल्जी में, उसका क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन कराते हैं। कैसे कराएंगे वो सब आगे की बात है, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस का ये जो ओवरव्यू है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इनिशिएशन के बारे में बात करेंगे, इलांगेशन के बारे में बात करेंगे, टर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। पहले इनका हम लोग एक ओवरव्यू देख लेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इनिशिएशन का डिटेल पढ़ेंगे, इलांगेशन का डिटेल पढ़ेंगे, फिर टर्मिनेशन का डिटेल पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट में आपको बताएंगे कौन कौन से आपके फैक्टर्स लगते हैं, उन फैक्टर्स से क्या क्या नाम होते हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे आपका जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए ये इतना मैं हम लोग बता दिया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप सभी लोगों को हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, इनिशिएशन के बारे में। तो आप सभी लोगों से मैं एक बात ये कहूँगा कि जो अपना ये चैनल है आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि आप लाइक और कमेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स आप लोग जरूर किया करिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 10 से 12 टीचर, ठीक है, हमारे साथ इसमें लगभग 10 से 12 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैकल्टी है, या कह सकते हैं कि बहुत ही ब्रिलियंट फैकल्टी है, वो हमारे साथ इस समय काम कर रही है। और वो फैकल्टी जो है, जैसे कोई आईटी इंदौर से कर रहे हैं, कोई जो है, कोई सर जो है आपका आईटी रुड़की से किए हुए हैं, कोई एनआईएबी हैदराबाद से है, कोई जो है आपका आईजीआईबी से है। तो सब अच्छी अच्छी जगह से आपका पीएचडी कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर दिए हुए हैं, सब जेआरएफ है, सब एसआरएफ है। तो बहुत ही ब्रिलियंट फैकल्टी है, वो आप सभी लोगों को पूरा इस यूट्यूब पे अपने एक एक यूनिट पे वो सभी लोग अभी स्टार्टिंग में एक एक यूनिट पे वो क्या करेंगे, अपने लेक्चर को डिलीवर करेंगे। और आगे जो है सीक्वेंस में एक एक चैप्टर जो पढ़ाते जाएंगे और एक एक यूनिट को क्या करेंगे, खत्म करते जाएंगे ना। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप सभी लोग जरूर, जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी लोग हैं, आप उनको ये लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके ना। तो आज के लिए आप सभी लोगों को यहीं पे थैंक यू सो मच। और हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में, आपका स्टेप के बारे में, ठीक है। स्टेप में डिटेल बात करेंगे कि आपका ये फार्मिल ग्रुप जो है कैसे आपका इसमें अटैच होता है ना, और फार्मिल ग्रुप क्यों अटैच होता है, इस फार्मिल ग्रुप को अटैच करने के लिए किस आपका एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इनिशिएशन कैसे होता है, इलांगेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है,
प्रोकैरियोट उसको आपको बताएंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि यूकैरियोट में फॉरेन ग्रुप क्यों नहीं लगता है ना। ये बहुत पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट में फॉरेन ग्रुप लगता है लेकिन यूकैरियोट में फॉरेन ग्रुप क्यों नहीं लगता है। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आप लोगों को आज के लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं ना। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और लगातार आप लोग पढ़ाई करिए। हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के कैरियर में कुछ न कुछ योगदान हम दे सके अपनी टीम के साथ ना। तो थैंक यू सो मच, और आप सब लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।